नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में। और इसके आज से हमने पेपरों का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया है और मैं चैप्टर नंबर आपको 1 से स्टार्ट कराऊँ। यानी आज आपका DC जनरेटर से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और लगभग आपके जितने भी चैप्टर है, यानी आपकी 2 महीने भी एग्जाम के 2 महीने में कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिलेबस पूरा कराएंगे। साथ ही अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो फर्स्ट ईयर का कोर्स भी कराएंगे। साथ ही इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों ट्रेडों के लिए मेन ये चैनल रहेगा। अभी चैनल थोड़ा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सपोर्ट यूं ही मिलता रहा तो आपको इससे भी अच्छी आगे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये आपका नेमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है और पूरे क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। तो हम रोज़ की क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम अपलोड करेंगे। रोज़ एक यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासें अवेलेबल करेंगे। साथ ही ड्राइंग की क्लासें भी अवेलेबल कराएंगे। तो आपका हमें यूं सपोर्ट चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें और स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो लगभग आज हम 20-30 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने देखेंगे, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे। तो आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है, DC जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों, जो अक्ष के रूप में ये भाग दर्शा रहा है तो इस भाग को क्या कहेंगे। तो बताओ दोस्तों इसे क्या कहेंगे, आर्मेचर कोर कहेंगे, ब्रश कहेंगे, कम्यूटेटर रेजर कहेंगे या कम्यूटेटर खंड। तो दोस्तों इसके बोलेंगे हम कम्यूटेटर रेजर। दोस्तों इसे बोलते हैं राइजर। राइजर किसे, यानी क्या आपका आर्मेचर, और आर्मेचर में जो उभरा हुआ भाग होता है, यानी कम्यूटेटर ये है और आर्मेचर ये है, तो आर्मेचर और कम्यूटेटर के बीच में जो उभरा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं राइजर। तो ये आपका होगा कम्यूटेटर के ऊपर है तो इसलिए बोल दिया इसे कम्यूटेटर रेजर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी। ठीक है, तो कम्यूटेटर है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे पूछ सकता है कि कम्यूटेटर में उभरे हुए भाग को क्या कहेंगे, तो उसे राइजर बोलते हैं। तो वैसे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको पूछे कि आपका ब्रश किसका बना होता है, तो ये कार्बन का बना होता है। और इसके अलावा मुझे आपका कम्यूटेटर का कार्य क्या है, तो कम्यूटेटर क्या करता है, इसी को DC में चेंज करता है। आपको पूछे आर्मेचर कोर किसकी बनी होती है, तो ये आपकी आर्मेचर कोर होता है। तो ये किसकी बनी होती है, तो आर्मेचर कोर आपका सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन क्या है, DC जनरेटर का नाम बताओ। तो बताओ दोस्तों इस जनरेटर का क्या नाम है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हो कि आपका ऊपरी ये क्या है, आपकी FSH यानी शंट फील्ड वार्निंग। क्यों दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर लो पहले, यानी अगर आपको 1 टर्न दिखे तो ये आपकी कम्यूटेटर वार्निंग, अगर यहाँ पर 2 टर्न दिखे तो ये आपकी सीरीज फील्ड वार्निंग, अगर आपको जहाँ पर 3 टर्न दिखे तो ये आपकी शंट फील्ड वार्निंग। दोस्तों ऊपर आपकी तीनों लपेट है तो ये शंट फील्ड वार्निंग, यहाँ पर क्या आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या आपकी सीरीज फील्ड वार्निंग। तो दोस्तों यह है आपका जो क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। लॉन्ग यानी बड़ा, क्यों, क्योंकि ये क्या आपकी शंट फील्ड वार्निंग, इस शंट फील्ड वार्निंग के समांतर क्रम में क्या है, आर्मेचर वार्निंग, और इसके श्रेणी क्रम में क्या आपकी शंट फील्ड वार्निंग, यानी लॉन्ग हो गया तो इसे बोलते हैं हम लॉन्ग यानी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंडर। ठीक है, तो आपकी शंट फील्ड वार्निंग द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, उत्तेजित किया जा रहा है। शायद दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका फ्लक्स है वो विपरीत दिशा में, देखो आपका आर्मेचर इस प्रकार और शंट फील्ड वार्निंग इस प्रकार, तो एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत चुंबकीय वाबल कहाँ पैदा होता है, तो वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में होता है। तो यह आपका क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन आपका है DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपके यहाँ से 1 नहीं 2 क्वेश्चन क्लियर करूँगा। तो क्वेश्चन है DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, यानी अगर आपको DC जनरेटर पूछे, यानी DC जनरेटर किस नियम पर कार्य करता है, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। अगर यहाँ पर आपको अगर DC मोटर पूछे, अगर मोटर पूछे तो मोटर में क्या आएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्यों दोस्तों, अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक तरीके से समझते हैं। मानना कि ये आपका क्या है, ये तो मोटर आ गई और आपका जनरेटर थोड़ा बड़ा भाग होता है, समझो लॉजिक तरीके से। तो मोटर क्या होती है, छोटी। ठीक है, तो आपकी मोटर होती है छोटी और जनरेटर क्या होता है, बड़ा।
अब आपको पता है आपका जो पॉकेट होता है ना, जेब होता है शर्ट का ऊपर वाला, वो कौन सी साइड में होता है, वो बाई साइड में होता है। तो आपका मोटर छोटी है तो वो छोटे जेब में आ सकती है, तो आपका मोटर कौन से नियम पर कार्य करेगा, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, और अगर आपका जनित्र पूछे तो ये दाएं हाथ के नियम पर। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है डीसी जनित्र, तो डीसी जनित्र किस सिद्धांत है, तो ये बाएं हाथ का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है, तो आपके डीसी जनित्र में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग करेंगे। थोड़ा आपको अगर फ्लेमिंग ईएमएफ की दिशा पूछे तो ये नियम आएगा, और अगर वैसे नियम पूछे तो ध्यान रखना दाएं हाथ का नियम जनित्र में आता है और बाएं हाथ का नियम कहाँ पर आएगा, मोटर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार। तो आपका जो जनित्र है ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार आएगा। यानी दायां भाग क्या होता है आपका, इधर दाईं तरफ कोई जेब नहीं होता तो इधर कोई बड़ा भाग नहीं आएगा, नहीं आपका जनित्र हो गया, छोटा जेब बाईं तरफ आता है, तो बाएं हाथ का नियम कौन सा दर्शाएगा, मोटर का। तो आपका जनित्र कौन से नियम पर है, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पर कार्य करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको मोटर और जनित्र के दोनों नियम याद हो गए। अगर मोटर पूछे तो बाएं हाथ का नियम, अगर जनित्र पूछे तो दाएं हाथ का नियम। क्यों, क्योंकि मोटर छोटी आती है तो आपकी जेब में आ सकती है आसानी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था बार बार। क्वेश्चन है डीसी जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे। दोस्तों ये सभी को पता होगा कि फाई जेड एन बटा 60 इंटू पी ए, यानी फ्लक्स, जेड यानी आर्मेचर चालकों की संख्या, एन यानी घूर्णन गति, पी यानी पोल 60 और ए यानी समांतर पथों की संख्या। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका सी। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो बताओ दोस्तों, ईएमएफ की गणना करने का अगर आपको सूत्र पूछे तो दोस्तों ये आपको डीसी मोटर में पूछा देना। किस में पूछ रहा है, डीसी मोटर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका बैक ईएमएफ, ईबी क्या है, बैक ईएमएफ, और ये आपका वी क्या है, स्रोत ईएमएफ। तो आपका बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, स्रोत वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट और आर्मेचर प्रतिरोध की तरह होता है। जिसका राइट आंसर क्या आएगा आपका सी। ठीक है, इनको कुछ को आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। दोस्तों आपको इस नीचे वाले भाग का नाम पूछे, यानी इस भाग का क्या नाम है। तो बताओ दोस्तों इसका क्या नाम है। दोस्तों ये आपका पोल शू। अब दोस्तों पोल शू होता है क्या है, देखो दोस्तों इस प्रकार मैं आपको एक बार बना के ही बता देता हूँ कि पोल शू होता क्या है। दोस्तों यानी ये तो आपका क्या है, पोल है, और पोल के अपेक्षा पोल शू का आकार क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो अगर आपको नीचे वाला भाग पूछे ये, तो ये तो क्या है, पोल शू, और ये ऊपर वाला क्या है, पोल। अब ध्यान रखना दोस्तों, पोल शू कहाँ उपयोग किया जाता है। दोस्तों देखो एक पोल शू ये आ गया, एक पोल शू माना आपका ये आ गया, इसके बीच में क्या होता है आपका आर्मेचर होता है। तो उसमें आपस में चुंबकीय बल रेखा होगा, फ्लक्स छेदन होगा, तो उसमें क्या होगा, लीकेज फ्लक्स होगा, वो उसका मान कम होगा और आपको उच्च टार्क प्राप्त होगा। तो आपका पोल शू क्या होता है, मुख्य पोल की अपेक्षा इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये नीचे वाला भाग क्या आपका पोल शू, यानी राइट आंसर क्या आएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यानी आपको कोई डायग्राम बना रखा है, उसमें पूछ रहे कि इस जनरेटर का क्या नाम है। तो दोस्तों बताओ इस जनरेटर का क्या नाम है जो आपको इस डायग्राम में दर्शा रखा है। तो आप यहाँ पर कुछ अलग भी देख रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि अलग से उत्तेजित किया जा रहा है। किसको, कि देखो ये आपका इधर कोई ये मोटर है और यहाँ पर ये जनरेटर है, तो इसको ये वार्निंग उत्तेजित कर रही है। तो ये क्या हो गया, अलग से उत्तेजित कर रहा है। तो अलग से उत्तेजित क्या हो रहा है, अलग से उत्तेजित जनरेटर क्या हो गया, अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी सेपरेटर एक्साइटर जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला, टाइम लग जाए लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यानी आपका जनरेटर क्या करेगा कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। तो जनरेटर का क्या कार्य है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको ये तो दे रखा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ऊर्जा कौन जाएगी दोस्तों, वो आएगी आपकी यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो दोस्तों आपका पोल शू से संबंधित वापस क्वेश्चन आ गया। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम बताइए। दोस्तों ये फील्ड है, तो आपके इस पोल शू तो ये आ गया, ये पोल आ गया, और पोल के ऊपर में से क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग की
जाती है फील्ड वाइंडिंग की गई है। अब इसमें देखो दोस्तों आपको पूछा कि कौन सी वाइंडिंग की गई है फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों इसमें देखो एक समान दिशा में चुंबकीय फ्लक्स का छेदन हो रहेगा एक समान दिशा में। तो दोस्तों ध्यान रखना फाई बराबर होता है फाई SH प्लस फाई SE, यानी सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स क्या होगा, एक दूसरे के सहयोग करने वाला। अगर सहयोग करने वाला होगा तो वो क्या गया, संयुक्त यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र यानी संचयी यौगिक जनित्र। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका डी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अगर ये दोनों देखो दोस्तों ये भी इस दिशा में ये भी इस दिशा में है, अगर ये दोनों अगर एक इस दिशा में जाता है तो ये आपके क्या हो जाता है डिफरेंशियल आपका ये हो जाता है कौन सा डी, यानी विभेदिक यौगिक जनित्र। यानी अगर इसमें क्या होता है आपका फाई बराबर होता है फाई SH माइनस फाई SE। अगर गठने वाले स्वभाव होता है अलग अलग तो ये आपका विभेदिक यौगिक यानी डिफरेंशियल कंपाउंड होता है। लेकिन जोड़ने वाले स्वभाव का है तो ये आपका क्या हो गया संचयी यौगिक जनित्र यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है डीसी जनरेटर की सिद्धांत वगैरह। दोस्तों यहाँ पर सिद्धांत पूछ रहा है न कि नियम। अगर आपको डीसी जनरेटर का नियम पूछता तो कौन से नियम पर करता, दाएं वहाँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर, मोटर पूछा तो मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत पूछा है तो आपका ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा डी। किस पर करेगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, यानी फैराडा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो राइट आंसर क्या आ रहा है डी। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर आपको पूछे कि डीसी मोटर की सिद्धांत पर करेगी तो ये आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर करेगी, ये भी याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए किस सूत्र के लिए सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये सभी को पता होगा कि VLV साइन थीटा, ये सूत्र मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आता भी होगा। तो ये आपको इतना सा याद ही करने पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दोबारा देख लो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को पता होगा कि पहले आपने क्या पढ़ा था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम में आएगा। कैसे कि इसमें क्या होता है कि आपका अंगूठा तो वो तो चालक की घुमाव की दिशा को इंगित है, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और दूसरी अंगुली चालक में प्रेरित विद्युत वहां बल की दिशा को इंगित है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और क्वेश्चन देखो क्या है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताओ। पूरे भाग का नाम पूछा तो ये क्या है दोस्तों आपकी योक यानी क्या होती है बॉडी। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका योक यानी बॉडी यानी फ्रेम। अब दोस्तों इसके अलावा अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है और दोस्तों आपको पूछेगी इस भाग का नाम बताओ। तो ये क्या दोस्तों आपका पोल शू यानी ये आपके नीचे वाले पैर आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं पिगटेल। ठीक है दोस्तों, नीचे वाले भाग को ऊपर एक यहाँ पर आता है आई होल। ठीक है, अगर आपको ये पूछे कि ये क्या है तो ये क्या आपका स्टेटर, इसके बीच में आर्मेचर दे दे उसका भी नाम पूछ सकता है कि ये क्या है आर्मेचर। तो आपका स्टेटर कौन सा है, ये स्टेटर आ गया। ध्रुवकोर यानी इसके अंदर जो पोल आएंगे तो पोल को बोल देंगे ध्रुवकोर। पोल शू यानी पोल के अपेक्षा पोल शू का आकार अधिक होता है तो उसको बोलते हैं पोल शू। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। दोस्तों देखो एक तो होती है आपकी लेप वाइंडिंग डीसी में, ध्यान रखना, एक होती है वेव वाइंडिंग। अब लेप वाइंडिंग क्या होता है, ए बराबर क्या होता है पी होता है, ध्यान रखना। अगर आपको वेव पूछे तो वहाँ पर ए बराबर क्या होगा 2, यानी यहाँ पर समांतर पथों की संख्या कितनी भी हो सकती है लेकिन लास्ट में ये आपके पोल कितने आएंगे 2 आएंगे, किसमें वेव में। अब लेप वाइंडिंग पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे। ध्यान रखना यहाँ पर देगा डुप्लेक्स। दोस्तों आपकी एक होती है सिंप्लेक्स, एक होती है डुप्लेक्स। यानी सिंप्लेक्स में क्या आएगा 1, डुप्लेक्स में 2, ट्रिप्लेक्स में 3, क्वाड आंसर में 4। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे। ध्यान रखना पोल आपको मैंने भी बता दिया ए बराबर 4 होता है। अब आपको दे रखा है कि पोल तो कितने हैं 4 है,
पोल कितने 4, लेकिन आगे देगा 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स, तो डुप्लेक्स में कितना होगा 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8, तो उसमें कितना होगा समांतर रास्ते, तो इसमें समांतर रास्ते कितने हो गए 4। क्यों? अगर यहाँ पर आपको सिंप्लेक्स ही पूछता, अगर दोस्तों एक चीज़ को समझ लो, अगर आपको यहाँ पर पूछता है कि 4 पोल डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग में समांतर पत्तों की संख्या कितनी है, दोस्तों यहाँ पर 4 पोल दे रखे तो 4 ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर डुप्लेक्स दे दिया तो डुप्लेक्स में क्या हो गए डबल हो गए। अगर आपको यहाँ पर ट्रिप्लेक्स मिले तो यहाँ पर 4 3 12 हो जाएंगे, क्वाड्रेंचर पूछते तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो बताओ दोस्तों इस भाग का क्या नाम है, तो लगभग सभी को पता होगा कि इस भाग का नाम क्या है दोस्तों, ये आपकी आर्मेचर कोर लेमिनेटेड, यानी आपका आर्मेचर कोर है तो आर्मेचर कोर लेमिनेटेड की हुई है। तो अब इसमें पूछता है कि आर्मेचर के खांचों में क्या स्थापित है, ये चालू पड़ जाता है, ये होता है अब्रक, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है कि आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, तो दोस्तों वो होता है 1 ओम। आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है, इसी कारण इसको डायरेक्ट सप्लाई ना देके स्टार्टर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों एक तो डीसी मोटर में क्या होता है, ये सॉरी जनरेटर है तो हम मोटर आई तो मोटर में क्लियर कर लेंगे। तो ये क्या आपका आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन 16 में क्या है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। यहाँ पर क्या बोला, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, तो ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। लगभग सभी को पता है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े थे। देखो दोस्तों डीसी जनरेटर में इंटरपोल पूछे तो ये आपका आर्मेचर और आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर इस प्रकार होता है, और ये क्या होता है इसका, इसी बोलते हैं इंटरपोल, यानी पोल है और पोल के बाद में आगे क्या होता है आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग कुछ भी होती है। तो आपको ये पूछा कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे होता है, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यानी आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये श्रृंखला में जुड़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों, एक सौ उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। अवशिष्ट चुंबकत्व है यानी रेजिडुअल मैग्नेट। तो दोस्तों इसकी आवश्यकता क्या है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी एक सौ उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी उसका अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा तो क्या होगा, वोल्टेज का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका ए। क्या आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो बताओ दोस्तों ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापने के लिए किसका यूज करेंगे, तो दोस्तों आपको सभी को पता है यानी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, यानी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। आपको पता है इस प्रकार का सिंबल देखा होगा आपने, तो ये तो क्या आपका दोस्तों कम्यूटेटर, और ये क्या है ब्रश। तो कम्यूटेटर और ब्रश आपस में संपर्क करते हैं, तो संपर्क करेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध होगा। इसके अलावा आपको पूछे कि स्लिप रिंग पर ब्रश लगा दिया और कम्यूटेटर पर ब्रश, तो ये तो आपका स्लिप रिंग पर कम्यूटेटर, ये तो आ गया आपकी स्लिप रिंग, ब्रश पर स्लिप रिंग, और ये आ गया आपके ब्रश पर कम्यूटेटर, ठीक है। इसके अलावा अब आपको क्वेश्चन यह है कि डीसी मशीनों में कौन से 2 बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। दोस्तों वो आते हैं ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। राइट आंसर क्या आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, किस वोल्टेज ड्रॉप को अक्ष के रूप में चिन्हित करते हैं। तो बताओ दोस्तों आपका जो अक्ष ये है ये कौन से वोल्टेज ड्रॉप को इंगित कर रहा है दोस्तों, तो दोस्तों यह आपका इंगित कर रहा है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि आर्मेचर द्वारा स्थापित, यानी जब 2 कम्यूटेटर सेगमेंट्स, यानी ये आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स है और एक कम्यूटेटर सेगमेंट से जब 2 कार्बन परसों के संपर्क में आता है तो उसके बीच में जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, यानी आंसर नंबर सी आएगा इसमें सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 20वां, और क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ये इसके समांतर में जुड़ा है। क्या कंपाउंड जनरेटर का नाम बताइए यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ, यानी ये तो क्या आ गया आपका शंट फील्ड, ठीक है, और इसके समांतर में क्या जुड़ा है आर्मेचर,
और आर्मेचर के श्रेणी में क्या जुड़ी होती है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये आपका इधर लोड लगा है, तो ये कौन सा हो गया, तो दोस्तों ये हो गया आपका लघु शंट योगी। क्या हो गया, लघु शंट योगी, नहीं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों अभी के लिए 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में 20 से 40 करेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई तो थोड़ी दिक्कत भी आती है, ऐसे ही रोज़ हल कराएंगे। दोस्तों चैनल छोटा है तो प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करो। तो थैंक यू दोस्तों।